Good morning to everyone. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay. So in last session, in determinants topic, we covered the topic of area of triangle. ठीक है? With the help of which we did exercise 4.3. हो गई थी पूरी. इसमें से किसी को कोई डाउट हुआ क्या? जो क्वेश्चंस आपने होमवर्क में किए, एक ये था, एक ये था और एक ये था. बताओ कोई डाउट हुआ? बोलो बच्चों, एनी डाउट्स? एक्सक्यूज मी सर। बोलो. सर जब ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो हम्म. कॉलम थर्ड से एक्सपेंड नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना. किसने मना किया? सर हमारा आंसर नहीं आया, मतलब कॉलम फर्स्ट से आ गया, थर्ड से नहीं आ रहा। कौन सा वाला क्वेश्चन है? सर फर्स्ट में था। अच्छा, फर्स्ट में था. फर्स्ट, एक मिनट. फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकंड. देखो, 27111111081. कॉलम कौन से करना है आपको? सॉरी सर, फर्स्ट का थर्ड है। सॉरी, फर्स्ट का थर्ड है। फर्स्ट का था. यस सर, फर्स्ट के थर्ड में हमारा भी आंसर नहीं आ रहा, बहुत बार कर लिया चेक। देखते हैं. -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1. कॉलम 3 से कर रहे हो क्या आप लोग? यस सर। कॉलम 3 यानी कि ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला कॉलम. सबसे पहले है 1 और ये 1 डायगोनल एलिमेंट है, तो डेल्टा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय ये गया 3 इंटू -8 माइनस का 24 माइनस माइनस +2. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? फिर उसके बाद नो ये सर। सेकेंड वाला 1 हो जाएगा -1, साइन चेंज होगा है ना. ये गया -2 इंटू -8 +16 -1 इंटू -3 +3. यहाँ तक कोई डाउट? बोलो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? बोलो. नो सर। ओके, लास्ट में वापस +1 डायगोनल एलिमेंट है. ये गया -2 इंटू 2 -4 माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू -3 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा. डेल्टा आ जाएगा मेरा -24 +2 यानी कि -22. 16 -3 13 13 इंटू -1 -13 और 9 -4 5 यानी कि माइनस का 3 इंटू 5 2 and 1 3 +5 माइनस का 30. ये तो है डेल्टा है ना, 3 and 2 5 2 and 1 3. ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए? एरिया. तो एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ डेल्टा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा यानी कि 30, तो आंसर शुड बी 15. क्या आ रहा है पीछे? यही आ रहा है सर। फिर आ तो गया. बताओ क्या गलती करी थी आपने? सर साइन मिस्टेक। साइन मिस्टेक. तनीषा क्लियर है अभी? यस सर, हमारी भी साइन मिस्टेक हुई। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो चलो इसको तो गोली मारो, एरिया ऑफ ट्रायंगल को. भाई डिटर्मिनेंट आपने अगर कॉलम 1 से एक्सपेंड किया और कॉलम थर्ड से एक्सपेंड किया तो क्या डिटर्मिनेंट अलग आ सकता है? कि आपने कॉलम 1 से डिटर्मिनेंट निकाला, आपने कॉलम थर्ड से निकाला, तो वो डिटर्मिनेंट कभी अलग आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना. बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही वहीं पे आप मात खा गए. भाई आपने कुछ ना कुछ गलती तो करी है. एरिया ऑफ ट्राइंगल तो चलो उसका अगला पार्ट है, हाफ से मल्टीप्लाई करना, यही तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है.
पर अगर अपन डेल्टा की भी बात करें, डिटर्मिनेंट की भी बात करें, तो वो कॉलम 1 से कुछ अलग है, कॉलम थर्ड से कुछ अलग आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आपका अगर साइन मिस्टेक भी था तो आपको माइंड में ये वाला डाउट नहीं लेके आना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग आ सकता है कि कॉलम थर्ड से। आपके माइंड में डाउट भी यही होना चाहिए था कि सर कॉलम थर्ड एंड कॉलम 1 से क्या डिटर्मिनेंट अलग आ सकता है क्या। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बात की बात है। ठीक है बेटा, एनी अदर क्वेरी, और एल्स वी शुड स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। वेरी इजी, बोलो, चलें। बताओ, और कोई डाउट हो तो बताओ फिर, नहीं तो आगे चलो, बोलो। नो सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। हेडिंग डालो, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। हेडिंग डाल ली? डाल ली बेटा। अब देखो, पहले इसको इजी लैंग्वेज में समझो। क्या टॉपिक है? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। फिर इसकी डेफिनेशंस में लिखवा दूंगा। थोड़ा स्पीडली नोट डाउन करना, आज भी पूरी एक्सरसाइज करनी है, 5 इक्वेशन है इसमें भी। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सपोज करो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3/3 है। बोलो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 9। 9। 9। तो देखो, अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा और अपना एक कोफैक्टर होगा, यानी कि इस डिटर्मिनेंट में 9 तो माइनर्स होंगे, 9 तो माइनर्स होंगे एंड 9 कोफैक्टर्स होंगे। पहली बात तो ये चीज समझ में आई कि हर एलिमेंट का अपना एक माइनर एंड अपना एक कोफैक्टर। तो 9 के 9 एलिमेंट्स के 9 माइनर्स एंड 9 कोफैक्टर्स। इज दैट क्लियर टिल नाउ? क्लियर है ना? अब बात करते हैं कि सर ये हैं क्या। तो सुनिए बेटा, हमने जब डिटर्मिनेंट निकाला था, इसका डिटर्मिनेंट सपोज करो मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूं तो क्या निकालोगे? बोलो, 1 इंटू, बोलो आगे क्या करोगे? इस तरीके से पूरे फॉर्मूला को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो -1 की पावर 1, 1 की पोजीशन क्या होती है? 1 1, तो 1 + 1 इंटू जो भी एलिमेंट रखा हुआ है 1, और फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा दूं या 2/2 का डिटरमिनेंट लगा दूं, बात वो एक ही है। ये गया ये गया, क्या बचा? 5 6 8 9। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। फिर क्या करते हैं? प्लस -1 की पावर, इसकी पोजीशन है 1 1 के बाद 1 2, तो ये जाएगा 1 + 2, और एलिमेंट रखा हुआ है 2, और इसको डिलीट करके जो रो एंड कॉलम को डिलीट करके जो डिटरमिनेंट बचता है 2/2 का, ये गया ये गया, 4 6 7 9, 4 6 7 9। प्लस लास्ट टाइम हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट को भी लिखेंगे तो -1। अब इसकी जो पोजीशन है वो है 1 3, तो 1 + 3, एलिमेंट रखेंगे 3, और उसके बाद 2/2 का डिटरमिनेंट लगाएंगे, 3 ये गया 4 5 7 8। मुझे बताओ, डिटरमिनेंट निकालने के लिए यही काम करते हैं या नहीं करते हैं? पहले तो इतना जवाब दो, बताओ। अगर रो 1 के अलोंग में एक्सपेंड करता है इसको तो डिटरमिनेंट ऐसे ही निकलता? यस और नो? बोलो बच्चों, क्या निकलता उससे मतलब नहीं है, प्रोसेस यही होता है क्या? बोलिए। यस सर। यही प्रोसेस होता है ना बेटा। इस प्रोसेस के अंदर ही माइनर एंड कोफैक्टर छुपा हुआ है। देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट का काम था, ये सेकंड एलिमेंट का काम था, ये थर्ड एलिमेंट का काम था। रो 1 की फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट। ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो चीज है ना, ये है फर्स्ट एलिमेंट की माइनर। यानी कोई पूछे इसमें 1 का माइनर क्या है,
तो 1 का माइनर ये है। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 8 9 ही 1 का माइनर है। कोई पूछे 2 का माइनर क्या है, तो 2 का माइनर है ये चीज। कोई पूछे 3 का माइनर क्या है, तो 3 का माइनर है ये चीज। पढ़िए, व्हाट इज द डेफिनेशन? माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of determinant is a determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which the element aij lies, और उसको डिनोट करते हैं mij से। भाई एलिमेंट को हम ए, स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते थे, A11। कोई पूछेगी माइनर ऑफ एलिमेंट A11 क्या होगा, तो उसको हम डिनोट कराएंगे कैपिटल M11। तो ये तो हो गया कैपिटल M11, ये हो गया कैपिटल M12, और ये हो गया कैपिटल M13। दिस इज माइनर, बस और कुछ भी नहीं है, यही माइनर है। और ऐसे हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकता हूँ, कुछ भी नहीं करना। जो जिस भी एलिमेंट का माइनर पूछे वो वाली रो एंड वो वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो 2 by 2 का डिटरमिनेंट बच गया उसको सॉल्व कर दो। सपोज करो मैंने कहा मुझे इस एलिमेंट का माइनर चाहिए, इसको हटाओ, इसको हटाओ, जो 2 by 2 का डिटरमिनेंट बचा 1 3 7 9, डिटरमिनेंट ऑफ 1 3 7 9 यही मेरा माइनर होगा। इस एलिमेंट का नाम क्या था, A22 है ना, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, M22 इक्वल टू डिटरमिनेंट 137। तो ऐसे करके हर एक नो के नो एलिमेंट्स के नो अलग अलग माइनर्स निकल जाएंगे, 2 by 2 का डिटरमिनेंट बचेगा जो। बताइए, समझ आया? बोलो, माइनर क्लियर है क्या? इजी लैंग्वेज में क्लियर है? तो फिर डेफिनेशन लिखवा दो। और माइनर समझ में आ गया बेटा, तो को फैक्टर समझने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, अगर माइनर समझ में आ गया तो। बताओ बच्चों, माइनर क्लियर है क्या? माइनर क्या है? आप एक्चुअली डिटरमिनेंट जो निकाल रहे हो, पिछली 2 एक्सरसाइज में निकाला है आपने, 3 एक्सरसाइज में, उसमें जो आपने डिटरमिनेंट निकाला है उसमें एक्चुअली आपने माइनर्स भी निकाले हैं। ऐसा नहीं कि आपने नहीं निकाले, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो माइनर है। जैसे ये चीज आपने करी होगी ना सॉल्व, ये चीज भी करी होगी और ये चीज भी करी होगी, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि इसको माइनर कहेंगे। मतलब डिलीट करने के बाद जो 2 by 2 का डिटरमिनेंट बचेगा उसको माइनर कहेंगे, ये पता नहीं था। बाकी निकाल तो आप रहे हो, इवेल्युएट तो कर ही रहे हो। हालांकि डिटरमिनेंट निकालते टाइम हम केवल 3 ही एलिमेंट्स का निकालते हैं, और वैसे माइनर नो के नो एलिमेंट्स का निकल सकता है, बस डिफरेंस ये है। बताइए बच्चों, क्लियर है? माइनर क्या होता है? यस सर। बोलो गर्ल्स, बोलो, माइनर क्या होता है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। एंड आप देखो, उसको माइनर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट है उससे एक माइनर है। एक माइनर है मतलब एक कदम छोटा है। जैसे ओरिजिनल डिटरमिनेंट 3 by 3 का है, तो माइनर देखो 2 by 2 का है। माइनर डिटरमिनेंट 2 by 2 का है, ये भी 2 by 2 का है, ये भी 2 by 2 का है, ये भी 2 by 2 का है। अगर ओरिजिनल डिटरमिनेंट 2 by 2 का है तो माइनर डिटरमिनेंट 1 by 1 का होगा, और ओरिजिनल डिटरमिनेंट 1 by 1 का है तो फिर माइनर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उससे छोटा जीरो ऑर्डर का तो डिटरमिनेंट होता ही नहीं है ना। समझे? अगर ओरिजिनल डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 by 3 है तो उसके माइनर का ऑर्डर 2 by 2 होगा। अगर ओरिजिनल का 2 by 2 है तो माइनर, जो नो माइनर्स निकलेंगे, नो नहीं निकलेंगे, फिर 2 × 2 4 ही होंगे, तो 4 जो माइनर्स निकलेंगे उनका ऑर्डर 1 by 1 होगा। और अगर ओरिजिनल डिटरमिनेंट 1 by 1 ऑर्डर का है तो इन दैट केस माइनर इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? एक कदम छोटा है इसीलिए इसका नाम माइनर रख दिया। माइनर का मतलब क्या होता है? छोटा। क्लियर है? चलें को फैक्टर्स पे। हम्म, इसको डिनोट कराएंगे हम कैपिटल M11। बोलो, चलो मैं को फैक्टर्स पे। को फैक्टर्स भी यहीं के यहीं इसी पिक्चर से समझ में आ जाएगा आपको, फिर हम दोनों को एक साथ लिख देंगे। बोलो, चलें आगे। कुछ नोट मत करो, केवल समझो, अभी मैं नोट करवाऊंगा। ब्लू इंक से कुछ नोट नहीं करना होता, एवरी वन विच इज रिटन इन रेड इंक वही नोट करना होता है, केवल आपको समझाने के लिए। बोलो, बढ़े आगे। समझ में आया? हम्म, बोलो बच्चों। यस सर। अब इसी पिक्चर के अंदर बेटा,
इसी पिक्चर के अंदर ध्यान से सुनना, केवल एलिमेंट को भूल जाओ, एक्चुअल एलिमेंट को भूल जाओ। एक्चुअल एलिमेंट मतलब ये, इसको भूल जाओ, ये इसको भूल जाओ, ये इसको भूल जाओ। जो चीज बची हुई है उसको ले लूं तो कोफैक्टर बन जाएगा। यानी कि ये जो माइनर मैंने लिया था इसको इसके साइन से मल्टीप्लाई कर दूं। ये जो मैंने माइनर लिया था इसको इसके साइन से मल्टीप्लाई कर दूं। ये जो मैंने माइनर लिया था इसको इसके साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो चीज मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी वो ही मेरा कोफैक्टर होगा। यानी कोफैक्टर में मैंने क्या क्या चीज इन्वॉल्व करी, साइन भी इंक्लूड कर लिया और माइनर भी इंक्लूड कर लिया, केवल और केवल एक्चुअल एलिमेंट जो वन था उस वन को छोड़ दिया। यहाँ पे एक्चुअल एलिमेंट टू को छोड़ दिया और यहाँ पे एक्चुअल एलिमेंट, मतलब एक्चुअल एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी डिटरमिनेंट निकालने के प्रोसेस में आपने जो जो भी लिया वो कोफैक्टर था। और कोफैक्टर को या तो कैपिटल सी से या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ज्यादातर जो यूज किया जाने वाला लेटर है वो है कैपिटल ए। तो कंफ्यूज मत होना, देखो स्मॉल ए तो एक्चुअल एलिमेंट है, कैपिटल ए उसका कोफैक्टर है, कैपिटल एम उसका माइनर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है यानी कैपिटल A11 निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस साइन को -1 की पावर 1+1, इस साइन को इसके माइनर से मल्टीप्लाई करा दूंगा कैपिटल M1। कोई अगर मुझे कहे कैपिटल A12 निकालो तो -1 की पावर 1+2 और कैपिटल M12 निकाल लूंगा। कोई मुझे कहे कैपिटल A13 निकालो तो -1 की पावर 1+3 और उसको उसके माइनर से मल्टीप्लाई करा दूंगा M1। तो देखो क्या हुआ, सब कुछ तो लिया है मैंने, केवल ये वन ही तो नहीं लिया। यहाँ पे भी मैंने सब कुछ लिया है, केवल ये टू नहीं लिया। तो एक्चुअल एलिमेंट को छोड़ के जो डिटरमिनेंट निकालने के प्रोसेस में आप चीजें लेते हो वो सब के सब को फैक्टर्स हैं। और ऐसे ही 9 जो एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स के 9 को फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? बोलिए। तो फिर अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। यहाँ तक क्लियर है? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स दोनों चीजें। सर ये कैपिटल A11 की जगह स्मॉल A11 आना चाहिए ना। स्मॉल A11 तो बेटा वन है, वो तो एक्चुअल एलिमेंट है। स्मॉल A11 मीन्स वनथ रो एंड वनथ कॉलम में जो एलिमेंट रखा हुआ है वो है, और ये को फैक्टर है। ये इस एलिमेंट का वन का, ये जो वन एलिमेंट रखा हुआ है इसका को फैक्टर है। बोलो तनीषा, क्लियर है क्या? यस सर आ गया। यस सर। स्मॉल ए तो हम डिनोट कराएंगे एक्चुअल उस एलिमेंट के लिए, कैपिटल ए डिनोट कराएंगे उस एक्चुअल एलिमेंट के कोफैक्टर के लिए, एंड कैपिटल एम हम डिनोट कराएंगे उसके माइनर के लिए। देखो ये माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आर वेरी क्रूशियल टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने चैप्टर नंबर 3 में इनवर्स निकाला था एलिमेंट्री ऑपरेशन से, अभी हम बिना एलिमेंट्री ऑपरेशन से केवल माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को स्टडी करके इनवर्स निकालेंगे। देखना नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज में। तो वो सारी प्रोसेस चल रही है अभी। माइनस एंड को-फैक्टर सीखोगे, उससे अगली एक्सरसाइज में एडजॉइंट सीखोगे, व्हाट इज एडजॉइंट। और फिर एक बार एडजॉइंट आ गया तो उससे सीखोगे क्या इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का यूजिंग माइनस एंड को-फैक्टर्स। तो बताओ माइनस को-फैक्टर्स क्लियर है, तो फिर डिटर्मिनेंट माइनर्स एंड को-फैक्टर्स इनके बीच में, डिटर्मिनेंट माइनर्स एंड को-फैक्टर्स इनके बीच में जो कनेक्शन है वो दिखाएं। देखो बेटा, क्लियर है ना? यहाँ तक चलें आगे। ये मैंने नीचे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया हुआ है अलोंग रो वन। क्या किया है मैंने, इसके अंदर माइनस एंड कोफैक्टर्स ही तो लिखे हैं, और क्या किया। थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं बोर्ड को, स्क्रीन को। हाँ जी देखो, ये जो मैंने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया हुआ है अलोंग रो वन, इसके अंदर मैंने माइनस एंड कोफैक्टर्स ही लिखे हैं। देखो ये क्या है, स्मॉल a11, और ये जो बची हुई चीज क्या है, कैपिटल A11। तो स्मॉल a11 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A11 हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो कोई भी डिटरमिनेंट जब आप निकालते हो, अगर मान लो आप रो वन से डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, तो रो वन के एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13। क्या करना है, हर एक एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है
और ऐड करना है, यही तो होता है डिटरमिनेंट। यही तो किया है हमने पिछली 3 एक्सरसाइज में। बताइए, ध्यान से सोच के देखिए, ऐसे ही निकाला है कि हमने डिटरमिनेंट? बोलो। देखो, ये है A12 एक्चुअल एलिमेंट, और जो चीज बच गई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है कैपिटल A12, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो हुआ है। ये है A13, और ये जो चीज बच गई ये है कैपिटल A13, इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ है इंटू A13, और फिर सबका सम कर दिया लास्ट में, प्लस प्लस। मान लो आपको रो 3 से एक्सपैंड करना है, तो रो 3 के एलिमेंट्स क्या होंगे? A31, A32 एंड A33। आप हर एक एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से करो मल्टीप्लाई, प्लस लगाओ। ऐसे ही तो निकलता है डिटरमिनेंट। यस और नो? बोलो। तो कनेक्शन समझ में आया? माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एक्चुअली डिटरमिनेंट निकालने के प्रोसेस में हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल रहे थे, हमको बस केवल इतना पता नहीं था कि ये माइनर है और ये कोफैक्टर है। अभी उसकी नॉलेज हो गई, बस अभी उस चीज की नॉलेज हो गई। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? रिप्लाई करो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, तो आफ्टर हैविंग स्टडिंग ऑल दिस, लेट अस फर्स्ट नोट डाउन द होल टॉपिक एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज। बस खत्म टॉपिक, इतना सा टॉपिक था, कुछ ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन की। जल्दी से नोट डाउन करो, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। उसके बाद माइनर की डेफिनेशन लिख लो एंड कोफैक्टर्स। अब ये डेफिनेशन बस फॉर्मेलिटी है जो हमको करनी है, एक्चुअल चीज तो समझ ही आ गई हमको, है ना? देखो, माइनर की डेफिनेशन क्या है? द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का एक माइनर है। क्या है वो? मान लो एलिमेंट का नाम अगर स्मॉल ए आई जे है, एक डिटर्मिनेंट का कोई एक एलिमेंट है, उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर क्या होगा? इज द डिटर्मिनेंट। वो भी एक डिटर्मिनेंट होगा ऑब्वियसली, लेकिन वो डिटर्मिनेंट उससे छोटा डिटर्मिनेंट होगा। ऑब्टेन्ड बाय हाइडिंग, हाइडिंग लिख लो या डिलीटिंग लिख लो, आपकी बुक में जैसे डिलीटिंग लिखा हुआ है, हाइडिंग और डिलीटिंग। द आयथ रो एंड जेथ कॉलम, आयथ रो मान लो इस एलिमेंट का निकाल रहे हो, तो ये आयथ रो एंड ये जेथ कॉलम को हाइड करके जो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट बचा वही माइनर है। ठीक है? ऑफ द डिटर्मिनेंट, ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। नोट करो ये यहाँ तक, और हो जाए तो प्लीज बताओ जल्दी से। इधर हाइडिंग और डिलीटिंग भी लिख लेना। obtained by determinant determinant it is again also a determinant obtained by hiding or deleting, hiding oblique छुपा दो, डिलीट कर दो, कैसे भी समझ। द ith row and the jth column of the given determinant, and obviously it is denoted by, लिख लो आगे नीचे, it is denoted by capital M, और जो भी जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे हो उसकी पोजीशन आई जे, it is denoted by capital M I J. It is denoted by स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है इसका? कैपिटल M और फिर जो भी पोजीशन है आई। हो गया यहाँ तक? कल जो बच्चे जल्दी लीव कर गए थे उन्होंने वीडियो देख के कंप्लीट कर ली अपनी क्लास? बोलो तनीषा, प्रगति, कंप्लीट कर ली ना अपनी क्लास? छोड़ तो नहीं दी कहीं? Yes, sir. ठीक है। अब लास्ट इसका पॉइंट है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का के जो माइनर्स होते हैं, तो अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो डिटर्मिनेंट के माइनर्स के ऑर्डर n-1 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? n-1। ठीक है? और किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट के आप माइनस निकाल सकते हो? कम से कम n जब 2 या 2 से बड़ा हो।
यानी 2/2 का ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है तो ही आप माइनर्स निकाल सकते हो, अगर उससे छोटा है तो फिर आप माइनर्स नहीं निकाल सकते। जो बात हमने ऊपर कही बस उसी को लिख दिया हमने। द माइनर्स इन अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n वेयर n should be greater than equal to 2 are the determinants of order n minus are the determinants of order n minus। तो माइनर की डेफिनेशन लिख लिया आपने सभी ने, मतलब माइनर के सारे पॉइंट्स लिख लिए। द माइनर्स इन अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वेयर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ा हो, आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n माइनस। इसीलिए उसका नाम माइनर रख दिया। माइनर मतलब एक ऑर्डर का छोटा डिटर्मिनेंट। ओरिजिनल 3/3 है तो माइनर 2/2, ओरिजिनल 2/2 है माइनर 1/1, ओरिजिनल 1/1 है तो माइनर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 0/0 तो होता ही नहीं ना कुछ। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, पूछा नहीं वैसे किसी ने, कि माइनर एंड कोफैक्टर दोनों ही एक नंबर होंगे। माइनर भी एक नंबर होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी एक सिंगल नंबर होगी, एंड कोफैक्टर भी एक सिंगल नंबर होगा। ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स नहीं होगी। डिटर्मिनेंट होगा, ये कह रहे हैं हम, तो डिटर्मिनेंट एक नंबर ही तो होता है जो एक मैट्रिक्स से एसोसिएट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलें को फैक्टर्स की डेफिनेशन लिख दें, तो फिर फटाफट से एक्सरसाइज करें। ये सीखेंगे हम आज की क्लास में, माइनस एंड को फैक्टर्स एंड उसकी एक्सरसाइज। दैट्स इट। बोलो बच्चों, यहाँ तक हो गया नोट डाउन? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो को फैक्टर, और डेफिनेशन भी लिखो साथ के साथ। द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये क्या चीज है साहब? ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किस किस का है ये? एक तो माइनर का और एक उसके साइन का। इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव माइनर, उसके माइनर का और उसके साथ में उसके साइन का। और साइन कैसे पता लगाते हैं हम? -1 की पावर i प्लस j करके पता लगाते हैं। पोजीशन को सम करके उस -1 की वो पावर लगाते हैं, वो तो हो गया इसका साइन, ये तो हो गया इसका साइन। और साइन का जब मैं उसके माइनर से प्रोडक्ट करा दूं तो मिल जाएगा मुझे को फैक्टर। यानी को फैक्टर अगला प्रोसेस है माइनर निकालने के बाद, सिंपल सी भाषा में बात करें तो। एंड ऑब्वियसली वो भी ए हर एक एलिमेंट का निकलेगा। यहाँ तक नोट हो जाए तो प्लीज बता दीजिए। इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव माइनर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव माइनर ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव माइनर एंड साथ में क्या? -1 की पावर i प्लस। हो गया यहाँ तक नोट डाउन? i प्लस j। बोलो चलें आगे। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? यस सर। ओके, कोफैक्टर माइनर, आगे चलते हैं। अब इसको डिनोट कैसे कराते हैं बता दिया था वैसे तो मैंने। इट इज डिनोटेड बाय या तो कैपिटल लेटर ए आई जे या स्मॉल लेटर सी आई जे। कैपिटल लेटर ए आई जे और स्मॉल लेटर सी आई जे, जिसमें से भी सी वाला, वैसे देखो उसका नाम को फैक्टर है तो सी वाला टर्म ज्यादा यूज करना बनता है आपको लगेगा, लेकिन फिर भी जनरल नोटेशंस जो हम क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो सी से भी ज्यादा ए हम यूज करते हैं, ऐसा ही जनरली किया गया। इट इज नोटेड बाय या तो
कैपिटल ए आई जे और कैपिटल सी रहेंगे, दोनों कैपिटल। अब देखो यहाँ पे ये चीज बन चुकी है जो मैंने आपको बताई कि कैपिटल ए आई जे निकालने के लिए उसके रेस्पेक्टिव माइनर को उसके साइन से मल्टीप्लाई करा। ये चीज हमने ऊपर लिखी, ये चीज हमने एग्जाम्पल में भी समझी थी। कैपिटल ए आई जे इक्वल टू कैपिटल एम आई जे मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर इक्वल टू कैपिटल एम आई जे मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर आई प्लस। इसको कर दो एक ब्रैकेट में पैक। ये मेन चीज है कि हम ए आई जे ऐसे निकालेंगे हर एक एलिमेंट। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब देखो इन सिंपल टर्म्स वापस से और थोड़ा सा देखो उसको रीडिफाइन किया है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो देखो ये -1 की पावर आई प्लस जे जो है ये या तो 1 बनेगी या -1 बनेगी। बताओ यस और नो। ये जो -1 की पावर आई प्लस जे है कुछ भी हो जाए, या तो ये चीज ये जो साइन है ये 1 बन के निकलेगा या -1 बन के निकलेगा। इसके अलावा और कुछ निकल सकता है क्या? बताओ, बोलो। इसके अलावा और कुछ निकल सकता है क्या? ये -1 की पावर अगर मैंने 2+3 भी कर दी तो भी 1 या -1 से, या 1+1 कर दी तो भी 1 या -1 से। इसके अलावा और कुछ निकल सकता है क्या? हम्म। नो सर। नो। दैट मीन्स अच्छा, 1 कब निकलेगी और -1 कब निकलेगी वो भी सोचो। 1 तब निकलेगी जब आई प्लस जे इवन होगा, और -1 कब निकलेगी जब आई प्लस जे ऑड होगा। यस और नो? बताओ यस और नो। और उससे भी सिंपल टर्म्स में याद रखना है बेटा। तो आई प्लस जे इवन कब होगा जब एलिमेंट डायगोनल होगा, और ऑड कब होगा जब एलिमेंट नॉन डायगोनल होगा। ये हमारे लिए याद रखने की बात है। चीजें वो हम क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट है नॉन डायगोनल एलिमेंट है। मतलब क्वेश्चन को जल्दी से करने की इतना थोड़ा ना सोचने बैठेंगे। -1 की पावर फिर 2+1 करेंगे 3 हो गया, तो इतना लंबा नहीं करने बैठेंगे हम फटाफट देखेंगे यार 8 2 3 है नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो -1 निकल के आएगा फिक्स है। यहाँ से -1 निकल के आएगा। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि या तो ये एम आई जे या तो 1 से मल्टीप्लाई होगा या -1 से। तो जब ये 1 से और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो या तो ये एम आई जे ही बनेगा फिर से, या फिर माइनस ऑफ एम आई जे बनेगा। यस और नो? बोलो। सही कहा मैंने? या तो ये एम आई जे फिर से एम आई जे ही बनेगा, या फिर माइनस का एम आई जे बनेगा। तो को फैक्टर जो है वो एग्जैक्टली माइनर के बराबर होगा जब आई प्लस जे इवन है, यानी कि ए आई जे की वैल्यू एम आई जे ही आएगी। और को फैक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ माइनर होगा अगर आई प्लस जे की वैल्यू ऑड है। तो सिंपल टर्म्स में मैंने इसको ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। समझ में आया? उसी चीजों की वो जो चीज आपने एक बार समझ ली उसी का अलग अलग एंगल से हम एनालिसिस कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो फिर से लिख देता हूं मैं। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट, पूरे को फिर से लिख देते हैं। वी कैन से दैट, ये एनालिसिस आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये हमने क्वेश्चन करते करते एनालिसिस किया है कि ए आई जे will be exactly equal to mij when I plus j, when I plus j is even। that is I plus j even कब होगा सोचो। I plus j even तब होगा when, जब ए आई जे जो एक्चुअल एलिमेंट है ए आई जे
इज a diagonal element, is a diagonal element। तो कैसे भी याद रख लो, ए आई जे डायगोनल एलिमेंट है तो ए आई जे एम आई जे इक्वल है। एंड सेकंड केस, ए आई जे will be equal to negative of mij, ठीक है। when I plus j is odd, that is, और अब वो odd भी कब होगा वो भी क्लियर कर दो, जब एलिमेंट मेरा नॉन डायगोनल एलिमेंट इज ए नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। फिर आपको एक चीज यहाँ पे और क्लियर करनी है, कहीं आप गलती ना कर दो। देखो बच्चों, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि देखो ये सारी चीजें आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, केवल आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाओ इसलिए आपको लिखवा रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन भी अलग अलग है देखा जाए तो। देखो एक 3x3 मैट्रिक्स मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें जब मैं डायगोनल एलिमेंट की बात करूं तो डायगोनल एलिमेंट्स तो वैसे केवल यही होते हैं, वैसे तो केवल यही होते हैं ओरिजिनली तो देखा जाए तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हम इसको और इसको दोनों को डायगोनल मान देते हैं, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। भाई ये साइन डिसाइड करने के हिसाब से, ये जो साइन डिसाइड किया जाता है ना, केवल ये साइन डिसाइड करने के पर्पस से हम इसको और इसको दोनों को डायगोनल मान लेते हैं, और जो बच गए ये ये इनको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मान लेते हैं। मतलब ये जो डायगोनली है इनका तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल में बैठे हैं, इनके केस में आई प्लस जे इवन ही आएगा। यानी कि इस केस में ऐसे और ऐसे जब भी जाएंगे तो ए आई जे एम आई जे बराबर आएगा, और जो बच गए ये नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गए, तो इसमें आई प्लस जे ऑड ही आएगा हमेशा, तो फिर ए आई जे माइनस एम आई जे होगा। फिर से कह रहा हूँ कि डायगोनल एलिमेंट का मीनिंग यूं और यूं दोनों है, केवल उस पर्पस के लिए जब अपन ये चीज डिसाइड करते हैं, ठीक है। वैसे वैसे मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट केवल और केवल क्या होती है, जब आई और जे बराबर हो वही डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि यूं वाली जो ऐसे चल रही है ना, वही डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूँ, कहीं आप इसको मिसअंडरस्टूड कर जाओ। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट के मायने अलग है, ओरिजिनल जो डेफिनेशन है उससे अलग मायने में हम डायगोनल एलिमेंट सीख रहे हैं। यहाँ पे हम एक्चुअली डायगोनल एलिमेंट, एक्चुअली जो एक स्क्वायर के अंदर ज्योमेट्री में हमने सीखा है जो डायगोनल होता है, वो एक्चुअल डायगोनल की बात कर रहे हैं। दोनों होते हैं ना वो, तो एक्चुअल मैट्रिक्स में नहीं, एक्चुअल स्क्वायर में। इज दैट क्लियर? यहाँ तक नहीं करोगे गलती? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। अब हम करीब करीब टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जस्ट एक्सरसाइज करनी है हमको। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? बताएं, बोलो गर्ल्स। यस। ओके, अब फटाफट से हम, वो जो लास्ट में हमने जाते जाते सीखा था कि एक्चुअली डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स का उसी के कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके सम है। सो वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करके सम करना है, प्रोडक्ट किसका करना है, सारे के सारे एलिमेंट्स, किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उन्हीं के रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से प्रोडक्ट करना है, और फिर प्रोडक्ट करके सम करना है, वही डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन को भी एक बार फिर से हमने मॉडिफाई कर दिया, इस प्रोसेस के थ्रू हम चले तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ये बन के आई। लिख लो ये, नोट डाउन करके, नोट डाल के लिख लो। thus we can say that the determinant is the sum, डिटर्मिनेंट इज द सम। स्टेटमेंट में हमेशा जो ऑपरेशन पहले देते हैं उसको बाद में करते हैं, जो बाद में देते हैं वो पहले करते हैं। सम की, सम को पहले कह रहे हो, प्रोडक्ट को बाद में कह रहे हो, तो एक्चुअली हम जब ऑपरेशन लगाएंगे तो प्रोडक्ट पहले करेंगे और फिर प्रोडक्ट करके फिर सम करेंगे।
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उठाओ, उसका प्रोडक्ट कराओ उन्हीं के कोफैक्टर से। जो एलिमेंट उठाया है उन्हीं के रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स भी निकलेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होता है। ठीक है। और एक कॉलम मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि रो लो या कॉलम लो एक ही चीज लेनी है, दोनों नहीं लेनी, इसलिए वे ब्रैकेट में विद देयर रेस्पेक्टिव कोफैक्टर, विद देयर रेस्पेक्टिव कोफैक्टर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल भी दे दिया, अगर एक 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट है, 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट है, तो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, इन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डेल्टा कैसे निकलेगा? A11 इंटू कैपिटल A11, A12 इंटू कैपिटल A12, A13। केवल ऐसे निकलेगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। आप रो 2 ले लो, तो रो 2 में कैसे निकलेगा? A21 सॉरी, A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A22। क्या किया? हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से प्रोडक्ट किया, उसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से, और फिर लास्ट में सम कर दिया। यही डिटर्मिनेंट है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? हम्म। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक एग्जांपल है ना, क्योंकि हमेशा डिटर्मिनेंट ऐसे निकालूं ऐसा कोई फॉर्मूला तो फिक्स नहीं हो गया ना। ऐसा कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं हो गया ना कि हमेशा डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो के एक्सपेंड के अलोंग एक्सपेंड करके ही निकालूंगा। ठीक है, इसको मैं चाहो तो ब्रैकेट में भी पैक कर देता हूँ। ये रेस्पेक्टिव को फैक्टर से प्रोडक्ट है, और लास्ट में जाके फिर सम है, सब सारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स का। 3 प्रोडक्ट्स निकाले हैं, तीनों प्रोडक्ट्स का सम। क्लियर है? एक नोट और रह गया, जल्दी से बताओ। देखो लास्ट जो नोट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, सुनो ध्यान। इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम, एलिमेंट्स लिखना है यहाँ पे, सारे के सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है। इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय द रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो और कॉलम। यहां से लेके यहां तक समझ में आया? बताओ कौन समझा सकता है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक में? बोलो। और आगे चल सर के ये जैसे एलिमेंट है हम्म, A11, तो उसका को फैक्टर हमेशा अपन कैपिटल A11 लेते हैं, पर उसकी हम्म, जगह हम्म। दूसरा को फैक्टर लेना होगा किसी और एलिमेंट का। किसी और रो का, ये कह रहा है मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक डिटर्मिनेंट था। आप क्या करते हो? रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हो, तो आप एलिमेंट्स भी इसी के लिखते हो और कोफैक्टर्स भी इसी के लेते हो। भाई 1 को 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 को 2 के कोफैक्टर से, 3 को 3 के कोफैक्टर से। लेकिन ऐसा ना करके आप अगर क्या करो, किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो, फॉर एग्जाम्पल ये वाली या ये वाली, कोई भी जो भी आपकी इच्छा है, ये वाली या ये वाली के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो। मतलब कोफैक्टर्स आप रो 2 के या फिर रो 3 के निकाल के और उसको मल्टीप्लाई करा रहे हो रो 1 के एलिमेंट से। अगर आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। उस केस में वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। और ये का यही काम कॉलम में भी होगा। मान लो आप कॉलम तो ये उठा लिया और को फैक्टर्स उठा लिए किसी दूसरे कॉलम के, और फिर प्रोडक्ट करके सम करना शुरू करते हो, तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट एक्चुअली है ही नहीं। एक्चुअली मैं ये वर्ड डिटर्मिनेंट वहां लिख ही नहीं सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट में तो उसी से करना पड़ता है, लेकिन अगर इस प्रोसेस से आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया गलती से, तो वो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों?
if the elements of a row or a column। अच्छा, रो उठाओ तो रो से ही करना, और कॉलम उठाओ तो कॉलम से ही करना। रो का कॉलम से मत कर देना, वहां तो जीरो भी नहीं बनेगा फिर। समझ गए? मान लो रो उठा लिया और को फैक्टर्स किसी कॉलम के उठा लिया और प्रोडक्ट कर रहे हो, तो वहां जो ये जीरो बन रहा है ना, ये जीरो भी नहीं बनेगा, वहां कुछ अलग ही चीज बनेगी, वो कुछ भी नहीं होगी, वो तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। रो उठा रहे हो तो किसी और रो के को फैक्टर से, और कॉलम उठा रहे हो तो किसी और कॉलम के को फैक्टर से, प्रोडक्ट करके सम कर दो। इस प्रोसेस से डिटरमिनेंट हमेशा ही जीरो निकलेगा। आर मल्टीप्लाइड आर, सर यहाँ रेस्पेक्टिव को फैक्टर मतलब रेस्पेक्टिव मतलब क्या है? रेस्पेक्टिव मतलब ये है कि बेटा अगर एलिमेंट है A11 A12 A13, और आप रो दूसरी सेलेक्ट कर रहे हो, सेकंड वाली रो सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसके को फैक्टर्स होंगे कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23। तो आप रेस्पेक्टिव मल्टीप्लीकेशन करो ऐसे। आप प्रोडक्ट ऐसे नहीं कर सकते, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे नहीं कर सकते। भाई आपने रो तो दूसरी उठा ली, पर एटलीस्ट प्रोडक्ट तो रेस्पेक्टिव करना। समझ गए? रेस्पेक्टिव को फैक्टर्स, ये एलिमेंट ये इसका रेस्पेक्टिव को फैक्टर है, लेकिन दूसरी रो से है, सेम रो से नहीं है, दूसरी रो से। सेम रो से तब होता है जब यहाँ पे कैपिटल A11 होता है। अब क्लियर है तनिषा? यस सर। बाय द रेस्पेक्टिव को फैक्टर्स ऑफ अनदर रो। ये अनदर वर्ड यहाँ पे हाईलाइट कर लो चाहे तो, यही मेन हाईलाइटेड वर्ड है यहाँ पे, अनदर। अनदर रो और कॉलम, रो लिया है तो रो, और कॉलम लिया है तो अनदर कॉलम। then in that case the value of the determinant thus obtained, thus obtained इसलिए लिखा है कि वो एक्चुअली डिटरमिनेंट है नहीं, लेकिन इस तरीके से आपने ऑब्टेन कर ली, दैट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और फिर इसको मैथमेटिकली भी नीचे लिखा है, देख लो। वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट thus obtained, thus obtained नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखो चाहे, thus obtained is zero, is always zero, is always equal to zero। दैट इज, अब देखो वही चीज मैंने करके बता दी कि अगर मैं A11 ले रहा हूँ, लेकिन को फैक्टर ले रहा हूँ A21, A12 ले रहा हूँ और को फैक्टर ले रहा हूँ A22, एंड A13 ले रहा हूँ, को फैक्टर ले रहा हूँ A23, तो इसका प्रोडक्ट करके सम करोगे तो जीरो आएगा। जरूरी नहीं है 2 1 लो, 3 1 3 2 या 3 3 ले लो, क्योंकि रो थर्ड भी ले सकते हो तो भी वैल्यू जीरो आएगी। ये एग्जाम्पल, ये एक तरीके का कोई फिक्स टर्म्स नहीं है ना भाई, हमेशा इसी में जीरो आएगा ऐसा नहीं। क्लियर? इसको और थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूँ, दैट इज, फिर से लिख लेते हैं, दैट इज एलिमेंट लिया A11, को फैक्टर लिया A12, ओ A21 सॉरी, सेकेंड रो में से है ना, इसका प्रोडक्ट किया, प्लस फिर एलिमेंट लिया A12, को फैक्टर लिया 22, इसका प्रोडक्ट किया, प्लस एलिमेंट लिया A13, को फैक्टर लिया 23, ऑलवेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? दैट्स इट फॉर द माइनस एंड को फैक्टर्स। इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना, सीधे के सीधे एक्सरसाइज कर। इट वॉज अ वेरी इजी एंड वेरी ऑब्वियस टॉपिक जो आप कर चुके हो, केवल उसी को आप एक नाम दे रहे हो। ये सारी चीजें आपने पहले ही वैल्यूएट कर ली हैं, बस आप एक नाम दे रहे हो उसको, कि इसको माइनर कहते हैं, इसको को फैक्टर कहते हैं। ठीक है बेटा, हो गया? कर दूं इसको क्लोज और चलें एक्सरसाइज पे फटाफट। आज प्रियांशी कहाँ रह गई? चलो जल्दी से देखो एक्सरसाइज, बोलो हो गया यहाँ तक? रिप्लाई फास्ट।
यस सर। ओके, चलते हैं अब हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.4, अगेन ए वन शॉट वीडियो में ये हो जाएगी। आज की क्वेश्चन है, देखो, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। एक एक मैं करवा रहा हूँ, और एक एक भी क्या करवाना है, अगर एक भी करवा दूँ तो बाकी कर लोगे। सपोज करो मेरे को इस फर्स्ट को करना है ना, मुझे गिवन है, इसको डेल्टा मान लेते हैं, 2 - 4 0 3। कितने एलिमेंट से टोटल बताओ? 4। तो 4 ही माइनर्स निकलेंगे, 4 ही को फैक्टर्स निकलेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेयर, 4 ही तो मेरे पास एलिमेंट्स है, यानी कि A11 है, A12 है, A21 है और A22। ये 4 एलिमेंट्स हैं। 2 - 4 0 एंड 6। तो अब हमको क्या निकालना है? 4 माइनर्स एंड 4 को फैक्टर्स। सो देखो, कैपिटल M11 क्या होगा, देखो ध्यान से। कैपिटल M11, पहला एलिमेंट की रो एंड कॉलम को छुपाओ। जो डिटर्मिनेंट बचा 3 बचा, एक 1/1 का डिटर्मिनेंट बचा, और 1/1 का डिटर्मिनेंट क्या होता है? वही सेम वैल्यू, यानी 3 का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो 2/2 में तो माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने काफी आसान। 1 2, तो 1 2 को छुपाओ, यानी इसको छुपाओ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 अगेन 0। ठीक है, M13 बताओ, छुपाओ थर्ड, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को, यानी कि M13 छोड़ना, सॉरी 2 1, 3/3 नहीं चल रहा है ना, 2 1। हाँ जी, 2 1 में क्या हो जाएगा? 0 को छुपा दो, क्या बचा? -4। तो -4 का डिटर्मिनेंट -4 ही होगा, क्योंकि सिंगल 1/1 की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट वही सेम एलिमेंट होता है, एक ही जो अंदर एलिमेंट रखा हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, M22, 3 को छुपाएंगे तो 2 मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2। इन चारों माइनस की मदद से हम को फैक्टर्स निकाल लेंगे। कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A। ठीक है, कैपिटल A11 विल बी माइनस, अब पहला क्वेश्चन स्कीम कॉन्सेप्ट से चल रहा हूँ, 1 + 1 और इंटू M11, यानी कि -1 + 1 + 1, यानी M11 ही आएगा, यानी कि ये 1 × 3 हो जाएगा, यानी कि 3। यहाँ पे वही -1 की पावर 1 + 2 और M12, तो -1 की पावर 1 + 2 -1 हो जाएगा, इंटू M12 कितना है? 0, दिस इज 0। फिर -1 की पावर 2 + 1 और M21, ये वापस -1 ही रहेगा, M21 क्या रहेगा? -4, यानी कि +4 हो गया ये। और यहाँ पे अगेन -1 की पावर 2 + 2 और M22, ये 1 हो जाएगा, इंटू M22 क्या है? 2। तो इस तरीके से मैंने एक्सक्यूज मी सर। 4 माइनस एंड 4 को फैक्टर्स। बोलो बेटा। सर ये लेफ्ट साइड में M21 जो है वो मॉड्यूलस -4 है ना? मॉडुलस नहीं है, वो डिटर्मिनेंट है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ सॉरी सर। हाँ डिटर्मिनेंट -4 इक्वल टू -4। हाँ, सर ये +4 होना चाहिए ना? 1 सेकेंड, कहाँ पे है +4? -4 ही तो है भाई। माइनर के केस में तो आपको केवल एलिमेंट नहीं। छुपाना है ना बेटा, माइनर के केस में आपको केवल इसको एलिमेंट को छुपाना है, जो डिटर्मिनेंट बचा वही माइनर है। को फैक्टर में फिर इसका साइन चेंज होगा या जो भी होगा। तो अब -4 का साइन आप कह रहे हो चेंज होना चाहिए, अब चेंज हुआ है ना, देखो। अच्छा सर इसमें साइन चेंज नहीं होगा? को फैक्टर में जाके साइन चेंज होगा ना। माइनर तो क्या है, केवल हाइड करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचा, को फैक्टर क्या है, उसको उसके साइन से प्रोडक्ट करना। तो देखो इधर हो गया ना 4, यस सर। क्लियर है। इन दोनों का साइन चेंज हो रहा है, 0 एंड -4 का, 0 का 0 ही बना, -4 का -4, इन दोनों का साइन चेंज नहीं हो रहा है, 3 का 3, 2 का 4। क्लियर है। यस सर। चलो एक 3/3 फटाफट।
डेल्टा इक्वल टू ये वाला कर लो 104 ठीक है। फिर है 35 - 1 012 ठीक है। तो पहले तो आप हेयर इट इज गिवन दैट करके सारी चीजें लिख देना, A11 ये है, A22 ये है, पूरी लिस्ट बना देना है ना, कर लेना, स्पेस छोड़ दो। नाउ माइनर्स ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, माइनर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट लिखो आर गिवन बाय, माइनर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर गिवन बाय, कैसे हम माइनस लेंगे, वही M11। तो M11 में छुपाओ भाई, ये गया, क्या बचा ये वाला। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 2/2 का डिटरमिनेंट, पिछली बार 1/1 का बच रहा था क्योंकि ओरिजिनल 2/2 का था, इस बार ओरिजिनल 3/3 का है। तो माइनर जो है वो एक कम यानी 2/2 का होगा, इसको सॉल्व कर देना। 5×2 = 10 माइनस माइनस +1 11, ऐसे करके नो के नो माइनस निकालना है। M12 छुपाओ, M12 में ये गया 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, 6 - 0 that is 6। M13 में ये गया 3501 बचा, 3501 बचा, 3 × 1 = 3 -0 5 × 0 -3। चलते हैं M21 में छुपाओ उसको, 3 को छुपाना पड़ेगा, 0412, 0 × 2 0 -4 बन गया 4 यानी कि -4 हुआ ये। M22 इसमें देखते हैं, M22 यानी बीच वाला 5 वाला छुपा दिया हमने, 5 एलिमेंट को, तो बचता है बिल्कुल कॉर्नर के एलिमेंट बच जाते हैं 1402, 1402 यानी कि 2 × 2 -0 यानी कि M23, M23 में क्या छुपेगा, -1 छुप जाएगा, तो बचेगा 1001, 1001, 1 बन गया 1 -0 यानी कि 1। लास्ट रो पे चलते हैं M31 में छुपाना है 0 को, बचेगा 045 - 1, 045 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 - 5 4 × 20 दैट इज -20। M32 में हम छुपाएंगे M32 1 को छुपाएंगे, तो इट बिकम्स 143 - 1, 143 - 1, 143 - मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -1 -1 -3 4 × 12 दैट विल गिव मी -13। चलते हैं आगे M33 पे आ जाइए। तो M33 में 2 को ही छुपा देंगे, 1035, 1035 इट बिकम्स 5 -3200। तो ये तो आ गए हमारे सारे माइनस। अब इन्हीं के रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स निकले, माइनर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, यहीं पे लिख देता हूँ मैं ताकि इन्हीं के साइड बाय साइड वो भी खो जाए, आर गिवन बाय, ठीक है, इन्हीं के साइड बाय साइड में कोफैक्टर्स भी निकाल लेता हूँ। अब आप एग्जाम में देख लेना आपको कैसे स्पेस मैनेज करनी है, साइड बाय साइड चलोगे अगर स्पेस है, नहीं तो फिर नीचे चेक कर लेना, पहले माइनस करके फिर नीचे उसके नीचे कोफैक्टर शुरू हो जाना। साइड बाय साइड करने में ये होता है कि गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर गिवन बाय, आर गिवन बाय, हाँ जी, कैपिटल A11 शुड बी इक्वल टू, अब देखो मैं साइन हटा के डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, A11 डायगोनल एलिमेंट है तो ये एग्जैक्टली M11 के बराबर आएगा, दैट इज 11।
M12 नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो ये माइनस ऑफ M12 के बराबर आएगा, दैट इज -6। समझ रहे हो, 1 + 2 की वो -1 की पावर मैंने सीधे लगा दी, ठीक है ना। A13, तो A13 डायगोनल एलिमेंट अगेन एग्जैक्टली इक्वल टू M13 यानी कि 3। साइन इसका नहीं बदलेगा, डायगोनल एलिमेंट्स का नहीं बदलेगा। M21 यानी कि A21 नॉन डायगोनल एलिमेंट माइनस ऑफ M21 यानी कि माइनस ऑफ -4 यानी कि 4। चलते हैं M22 से A22, अगेन डायगोनल एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल यानी कि 2। चलो भाई M23 से A23 नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी माइनस ऑफ M23 यानी कि -1। M31 से A31 बनेगा, अगेन डायगोनल एलिमेंट है एग्जैक्टली इक्वल होगा, तो -20 का -20 जाएगा, -1 इधर बदल गया था, इधर नहीं बदल गया। और M32 से A32 बदल जाएगा, -M32 हो जाएगा यानी कि माइनस ऑफ -13 यानी कि 13। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट A33 साइन नहीं बदलेगा, M33 रहेगा, ऐसा है। तो साइन किस में बदलता है नहीं बदलता है, वो हमेशा अल्टरनेट चलता है, हमने डिटरमिनेंट में भी देखा था। यहाँ नहीं बदला, फिर यहाँ बदल गया, यहाँ नहीं बदला, यहाँ बदल गया, ऐसे करते ये अल्टरनेट फॉर्म में ऐसे चलता जाता है। तो एक्चुअली ये सारा काम हम करके आए हैं पहले, और काफी इजी काम है, बस ये है कि थोड़ा सा हैक्टिक या क्लमजी टाइप का काम है। भाई ऐसा लग रहा है जैसे फालतू की मेहनत मजदूरी कराई जा रही है, तो लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन में आके गलती मत कर देना। कई बार बच्चा केवल इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यह छोटी मोटी क्या बातें हमसे सॉल्व करवा रहा है एग्जामिनर। भाई ये हम डिटरमिनेंट निकालने के प्रोसेस में कर चुके हैं ना, उल्टा डिटरमिनेंट निकालते थे तो 3 का ही करते थे, अभी 9 के 9 का करना पड़ रहा है, तो उल्टा काम अभी थोड़ा सा ज्यादा क्लमसी है। उल्टा जब हम डिटरमिनेंट निकालते थे तो एक रो या एक कॉलम में किसी भी 3 एलिमेंट का ही करना पड़ता था ये सारा काम, अभी हम 9 का कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, लेकिन अब थोड़ा सा इसको अच्छे से हैंडल करना, फ्रस्ट्रेशन में प्लस माइनस साइन की गलती मत कर देना। इज दैट क्लियर? क्लियर है? तो ये था हमारा मेन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का टॉपिक। अगले कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पे डिपेंड करेंगे, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप चाहो तो लीव कर सकते हो, है ना। और मैं आप फिर वीडियो देख लेना अगले 5 मिनट में, 5 मिनट की एक्स्ट्रा वीडियो और देख लेना, इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाना बता दूंगा। फर्स्ट एंड सेकंड में जो बच गए क्वेश्चंस को कर लेना, एक ये बच गया, एक ये बच गया। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, अगर रुकना चाहो तो आपकी इच्छा है, अगर क्लास नहीं है तो अदरवाइज यू कैन लीव। देखो यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, आपको ये डेल्टा निकालना है, लेकिन आपको कौन सी रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, इसके एक्सपेंड करना है, इसके अलोंग आपको एक्सपेंड करना है, इसके 3 एलिमेंट्स को आपको एक्सपेंड करना है। तो यानी कि आपको ये क्या है, 2 2 1 2 2 2 3, तो आपको M21 M22 M23 निकालना है, इससे फिर A21 निकालना है, इससे A22 निकालना है, और इससे A23 निकालना है, और फिर उसको उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, A21 इंटू A22 इंटू A23, और फिर इन प्रोडक्ट को आपको ऐड कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा मिल जाएगा। तो वैसे आप किसी से भी करते थे, लेकिन आपको सेकंड रो के अलोंग उसको एक्सपेंड करना। कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि डेल्टा निकालो एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड रो से, बस। और इसमें एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम से है, तो ये वाला चलो कर लेते हैं। थर्ड वाला अगेन होमवर्क मार्क करो, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज है, आप फटाफट से सॉल्व कर लोगे। फोर्थ में देखो न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, अलजेब्रिक वैल्यूज हैं, तो हो सकता है इसमें आप थोड़ी सी दिक्कत में आ जाओ। फोर्थ वाला अगेन मैं करवा देता हूँ, दैट्स इट, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको डेल्टा निकालना है, इक्वल टू गिवन है 1 1 1 एंड XYZ and YZZX last XY। आपको क्या करना है, कौन से कॉलम से एक्सपैंड करना है, थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स में लिख देता हूँ, क्योंकि थर्ड कॉलम से ही करना है हमको। द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम आर द थर्ड कॉलम, नो के नो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करवा रहा है। आर थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स होंगे बेटा A13 A23 एंड A33, YZ
ZX X1। तो अब आपको M13 M23 M33 निकालना है, फिर कैपिटल A13 कैपिटल A23 एंड कैपिटल A33 निकालना है, फिर वही प्रोडक्ट करके ऐड करना है। नाउ सबसे पहले माइनस, द माइनस ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉलम 3 आर गिवन बाय, ओनली कॉलम 3 के निकालना है आपको ना। दैट मीन्स कैपिटल M31, अगेन एक 2/2 का डिटरमिनेंट होगा, कैपिटल M32, या फिर ऐसे कर लो, कॉमा कैपिटल M32, ये अगेन 2/2 का मैट्रिक्स होगा, कैपिटल M32। चलो छुपाओ और निकालो। M31 को मैंने छुपाया, दैट मीन्स इसको मैंने छुपाया, ये गया, क्या बचा 1y 1z, डिटरमिनेंट ऑफ 1y 1z, 1y 1z को सॉल्व किया, z 1 जा z, y 1 जा y, z माइनस y। इधर आ जाओ M32 मीन्स ये वाला, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, 1x 1z 1x 1z 1x 1z, इट कम्स आउट टू सर बी, यहाँ पे 31 32 33 की जगह 13 और उल्टा उल्टा लिख ऐसे दिया होना ना। चाहिए। हाँ उल्टा लिख दिया, कर सही रहे हैं लेकिन अपन ने लिख गलत दिया। कर तो अपन सही रहे हैं, कॉलम थर्ड के अलोंग ही चल रहे हैं, लेकिन अपन ने लिख उल्टा, वो कॉलम से लिखने की वही बात है, आदत थोड़ी कम होती है ना, अक्सर हम रोज के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ये गलती हम कर देते हैं। अब ठीक है, 1 3 2 3 3 3। अब यस M33 सर। लास्ट एलिमेंट एक्स वाई को छुपाओ। आज फिजिक्स की क्लास नहीं है क्या तनीशा? 1x 1y, सर आज 1x तो 1, आज ऑफ है, चलो यस फाइन, सर। बढ़िया है। 1x 1y 1x 1y, तो 1 इंटू वाई वाई माइनस एक्स, तो माइनस तो आ गए, अब इनके कोफैक्टर्स निकाल लो, एंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा एलिमेंट्स का ही होता है कोफैक्टर्स, हमेशा याद रखना है ना भाई। ये z माइनस वाई जो माइनर है, ये M13 एलिमेंट का है, यानी किसका है, YZ का है। ये जो z माइनस वाई जो निकला है इसको छुपा के, कोई पूछे z माइनस वाई क्या है, आप कहोगे ये z माइनस वाई इस YZ का माइनर है, और कोफैक्टर भी उस एलिमेंट का होगा, पर्टिकुलरली उस एलिमेंट का ही माइनर है और उस एलिमेंट का ही कोफैक्टर। ठीक है, द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 आर गिवन बाय कैपिटल A13 एग्जैक्टली इक्वल टू M13, यानी कि z माइनस वाई, कैपिटल A23 माइनस ऑफ M23, that means minus of z minus x, that means x minus z। ठीक है, x minus x साइन चेंज हो गया, एंड लास्ट कैपिटल A33, ये वापस एग्जैक्टली इक्वल टू M33, दैट मीन्स M33 क्या आया था, y माइनस एक्स। तो आगे साहब A13 A23 A33, अब डेल्टा कैसे निकालेंगे? नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम थर्ड, कॉलम थर्ड, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस A32 इंटू कैपिटल A32 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33। तो A31 क्या था, एलिमेंट्स लिख लिए थे शायद हमने ऊपर, फिर गलत लिख लिया, चलो हमने 1 3 2 3 3 3 लिखना था, कोई रो वाइज आदत लगी हुई है हमारी, है ना, सॉरी। 1 3 1 3, फिर 2 3 2 3 3 3, ठीक है भाई, 1 3 2 3 3 3, हाँ तो 1 3 2 3 3 क्या क्या है, YZ ZX, ये है YZ मल्टीप्लाइड बाय A13 Z माइनस वाई प्लस A23, एक्चुअल एलिमेंट क्या था A23 ZX, ZX, और इसका कोफैक्टर क्या आया है
x माइनस z प्लस एक्चुअल एलिमेंट a33 था एक्स वाई और इसका को फैक्टर जो हमने निकाला है कैपिटल A33 वो है y माइनस एक्स। चलो सॉल्व करो। तो वाई जेड इंटू जेड वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स इंटू एक्स एक्स जेड स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर जेड, पहले एक्स स्क्वायर जेड फिर बाद में एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। यही आ रहा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ पर z माइनस एक्स होगा ना, कहाँ पे? सेकंड वाले में A23। एक्स माइनस जेड है ना बेटा, A23 तो चेक करो। जेड माइनस एक्स तो माइनर आया था, फिर उसका साइन भी तो चेंज हुआ। अच्छा सॉरी सर, हमने माइनर से कर दिया था। नहीं माइनर से नहीं, को फैक्टर से करना है हमेशा, साइन चेंज करके फिर ही तो करते थे अपन, डिटरमिनेंट निकालते थे। अब आप देखो इसमें से कुछ कॉमन वॉमन लेके इसको और थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं तो यही आंसर है, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर है। देखो पीछे किसी और फॉर्म में है क्या आंसर, जल्दी से देखो। बोलो पीछे पीछे इसी फॉर्म में है या आगे सॉल्व किया है? सर आगे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। बोलो बेटा, कुछ दिमाग लगा इसके आगे हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं। नहीं देखो, अगर मैं देखो आप ऐसे देखो कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, वाई स्क्वायर कहाँ पर है और जेड स्क्वायर कहाँ पर है। इन तीनों में से तीन कॉमन लो, देखो क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर में से कॉमन लो, पहले सीक्वेंस से चलो। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा बोलो, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ना मैंने, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा। अब यहाँ पे ये बस आना कैलकुलेट मतलब सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, डिटरमिनेंट का पार्ट तो खत्म हो गया। अब आप 10th में जो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करते थे वही चीज है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, जेड बचा एक तो, और यहाँ पे माइनस वाई बचा, जेड माइनस वाई अंदर बच गया, ठीक है साहब। अब आ जाइए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ है, ये रहा वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर में से क्या क्या बचा, एक तो बचा एक्स और कहाँ है वाई स्क्वायर, ये रहा माइनस जेड, एक्स माइनस जेड बच गया। बोलो सही है क्या? लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। हम्म, देखो इनमें से ये कॉमन ले लिया। अब आप देखो कौन कौन से हो गए, एक बार टर्म्स काट लो। ये इसका काम हो गया और इसका काम हो गया। बचे हुए टर्म्स में से बेटा ऐसा कुछ कॉमन लो कि अंदर z माइनस वाई ही बचे वापस। सोचो बचे हुए टर्म्स में से जो ये चार टर्म्स बच गए,
वापस z माइनस, कोई भी दो टर्म्स उठाओ और उसमें से z माइनस वाई ही बचना चाहिए। देखो कहाँ बच रहा है, सोचो, z माइनस वाई ही बचना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे z आ रहा है माइनस, यहाँ पे z आ रहा है, अगर मैं सुनो इन दोनों में से वाई जेड कॉमन ले लूं तो z माइनस वाई बचेगा ना। इन दोनों में से वाई जेड कॉमन लो। देखो बेटा इन दोनों में से वाई जेड कॉमन लेंगे तो भी कुछ z माइनस, क्योंकि इधर हमने z माइनस वाई बचाया, तो अब बाकी के दो, और बाकी के दो उसमें भी z माइनस वाई कॉमन आना चाहिए, तभी तो z माइनस वाई z माइनस वाई z माइनस वाई कॉमन आएगा। तो z माइनस वाई कॉमन लेने के लिए, बचने के लिए इसमें से वाई जेड कॉमन ले लो। इसमें से मैंने वाई जेड कॉमन ले लिया, तो ऊपर वाली चीज z माइनस वाई वापस आ गई। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, देखो ये हो गया, ये हो गया, एक्स स्क्वायर वाले हो गए दोनों, बचे ये दोनों। अब इनमें से क्या कॉमन लिया जाए ताकि z माइनस वाई की फॉर्म में कुछ बचे, तो x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, है ना। सपोज करो मैं x को कॉमन ले लूं, तो और x को मत लो, माइनस x को लो, नहीं तो फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। आप माइनस एक्स को कॉमन लोगे तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच रहा है। चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब देखो अंदर जो बच रहा है सब जेड माइनस वाई की फॉर्म में। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? हम्म, जल्दी जल्दी बताओ, नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? नो? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आएगा समझ? देखो इन दोनों में से ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा जेड माइनस वाई, ये एलिमेंट खत्म, ये एलिमेंट खत्म। इन दोनों को वापस ये वाली फॉर्म लिख दी मैंने एज इट इज, जो ये फॉर्म आई थी ना ऊपर से जहां से आई थी वही फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी। बचे ये दो एलिमेंट, तो अगर इन दो एलिमेंट के अंदर अगर मैं एक्स को कॉमन ले लूँ तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचता है, लेकिन मुझे जेड माइनस वाई की फॉर्म में चाहिए तो इसलिए मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया। क्लियर है? अब देखो तीनों में z माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर, वही वाई जेड, सॉरी स्क्वायर नहीं बेटा ये जेड है ना, यहाँ से बचेगा वाई जेड, और यहाँ से क्या बचेगा, देखो एक्स तो बचेगा ही बचेगा, और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को स्प्लिट करोगे तो जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, जिसमें जेड माइनस वाई बाहर बैठा है तो जेड प्लस वाई अंदर बचेगा। चलते हैं इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जेड माइनस वाई ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, राइट। ठीक है, अब आप देखो अंदर जो है z माइनस वाई तो बाहर है ही, अंदर जो है अगर मैं एक प्लस का ले लो एक माइनस का लो, देखो दो प्लस के हैं दो माइनस के हैं ना, तो x के साथ x का ये वाला ले लो x माइनस जेड, और इसके साथ ये वाला ले लो। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो इधर बचता है x माइनस जेड, और अगर मैं वहां से वाई एक्स माइनस एक्स वाई में से वापस x कॉमन आ रहा है, चारों में ही x कॉमन आ रहा है क्या? वाई एक्स जेड है ना यार, यहाँ पे वाई जेड है। हम्म, अब देखो, तो अब इन दोनों में से तो कुछ कॉमन आया नहीं, इन दोनों में से कॉमन लो एंड इन दोनों में से कॉमन लो, तो इन दोनों में से x कॉमन, या फिर इन दोनों में से लो चलो एक बार, तो x माइनस वाई बच जाएगा और इन दोनों में से ले लो, मतलब कैसे भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, जो भी कॉमन आ रहा है इन दोनों में से कॉमन लो, x बचता है x माइनस वाई, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, वाई जेड माइनस जेड एक्स में से z कॉमन आएगा शायद, z कॉमन आएगा तो बचेगा y माइनस एक्स, लेकिन मुझे चाहिए x माइनस वाई,
तो फिर आप प्लस जेड कॉमन ना लेके माइनस जेड कॉमन लो। माइनस जेड कॉमन लेते ही अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई, क्योंकि सेम वही चीज बचानी है ना। अब एक्स माइनस वाई वापस कॉमन आ गया तो सॉल्व हो गया ये जेड माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, अंदर बचा एक्स माइनस जेड। इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके लिख लो। पहले लिख लो एक्स माइनस वाई वाला फैक्टर, और फिर एक्स माइनस वाई। देखना बेटा पीछे यही आंसर है क्या या कुछ डिफरेंट है। बोलो यही है क्या पीछे आंसर। चेक करके बताओ जल्दी से, यही है क्या कुछ डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है, जल्दी बोलो। बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में चलें तो देखो एक्स माइनस वाई, और देखो इसमें से भी मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, मल्टीप्लाइड बाय इसमें से भी अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसमें से भी मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो वाई माइनस जेड हो जाएगा। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो मेरे हिसाब से पीछे ऐसे होगा, या तो एक्स माइनस वाई फिर वो वाला वाई माइनस जेड, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, फिर जेड माइनस एक्स। फाइन, यही आंसर है। ओके बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो एक डिटर्मिनेंट है 3/3 का, उसमें ए आई जे को हम कहेंगे कोफैक्टर, एंड एम आई जे को हम एम आई जे की सॉरी यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो डेल्टा कैसे देंगे हम। डेल्टा की वैल्यू यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि आपको मैंने कहा था कि क्या होता है डेल्टा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स, यही होता है डेल्टा। तो आप वो ऑप्शन चूज करो तनिषा जिसमें सेम एलिमेंट एंड सेम को फैक्टर्स यूज किए गए हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 1 1 के साथ 3 1 है, तो ये तो कुछ और एलिमेंट है और को फैक्टर किसी और रो का है, यानी एलिमेंट ये है और को फैक्टर इसका है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इधर आ जाओ, 1 1 के साथ 1 1 सही है, लेकिन 1 2 के साथ फिर 2 1 आ गया, यानी इसके साथ इसका को फैक्टर यूज कर लिया, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। चलते हैं थर्ड पे, 2 1 के साथ 1 1 पहले ही रॉन्ग हो गया, यानी कि एलिमेंट ये यूज कर रहा है एंड को फैक्टर ऊपर वाले का यूज कर रहा है, रॉन्ग। अब डी ऑप्शन देखो, 1 1 के साथ 1 1, 2 1 के साथ 2 2, 3 1 के साथ 3 3, तो ये रेस्पेक्टिव एलिमेंट का उसी के को फैक्टर से प्रोडक्ट है, राइट तनीषा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बताओ क्लियर है तनीषा। यस सर। ओके, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे क्लास 12th। हमने एक्सरसाइज नंबर 4.4 खत्म कर दी। अब कल से हम क्या शुरू करेंगे, 4.4 हो गई, आप इसको फेयर में कर लेना, जो भी क्वेश्चंस बचे हुए जैसे ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, ये बची, तीन ही क्वेश्चंस बचे हुए, इनको कर लेना, बाकी क्वेश्चंस को भी फेयर कर लेना। कल से हम शुरू करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जो हमने माइनर्स एंड को फैक्टर्स सीखे उसकी अगली कड़ी है, उसके आगे फिर एडजॉइंट आता है, एडजॉइंट के आगे फिर इनवर्स आता है, ये पूरा चलता जाएगा ऐसे चीज है ना, तो ये हम कल देखेंगे। So enough for today. You can leave now. Thank you so much for listening to us and have a nice day. Keep learning. Class 9th students, leave and join again.